कमज़ोर के लिए देश नहीं होता है। देश तभी रहता है जब लोग मजबूत होते हैं। तो जब देश रखना है तो मरना होगा, मरने के लिए तैयार रहना होगा। ब्रिगेड कमांडर साहब ने आके पूछा हेड से, हम लोग वहीं थे, पूछा कि भाई वो 15 डोगरा का बहुत कैजुअलिटी हो गया है, तो आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा और डोगरा ही जाना पड़ेगा और पुल पर कब्जा करना पड़ेगा। इसी बीच में हवाई जहाज का भीषण हमला हुआ हमारे ऊपर। मीडियम आर्टिलरी गन्स 155 यूएस मेड। और टैंक था पैटर्न टैंक्स 23 कैवलरी का इनका मिला जुला प्रहार, लेकिन प्रहार काम नहीं कर रहा था क्योंकि थ्री जाट निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे। जो मेरे जहन में बना हुआ है, अब 2-3 बातें ऐसे मेरे जहन में है कि मैं कहना चाहता हूँ। लांस नायक ईश्वर सिंह था सिग्नल्स का, जब उसको गोली लगी गर्दन में तो उसने कंपनी कमांडर को बताया कि साहब ये उतार लो, मैं जा रहा हूँ, ये उतार लो, मैं जा रहा हूँ, सेट मेरे से उतार लो, किसी दूसरे को दे दो। और उसके बाद वो लेट गया, फिर वापस नहीं आया। ये जवानों को और देश को, लोगों को जानना चाहिए सर कि फौजी पैसे से नहीं लड़ता है, यस सर, वो लड़ता है जज्बा से कि अगर मैं हार जाऊंगा तो मेरी इज्जत लूट जाएगी। ब्रिगेड कमांडर ने सीओ साहब को, हमारे सीओ साहब को फ़ोन किया कि भाई फेज़ 1 कारगर नहीं हुआ, तो मैं समझता हूं कि अगर तुम जाओगे तो शायद तुम्हारा कैजुअलिटी ज़्यादा होगा, क्या इरादा है तुम्हारा। हेड का जवाब था, सर मैं हमला करूंगा। और आपको ये बता दूं, मैं दुश्मन के पसीने छूट गए थे, दुश्मन डोगरा को खाली कर गया था, उसके करीब 300 से ऊपर जवानों की लाशें बिछी थी। देखिए, कपिल थापा डेल्टा कंपनी में 10 प्लाटून कमांडर थे उस युद्ध में, और इनके प्लाटून का क्या हुआ कि 16 पंजाब पठान के बाजू में एक और दूसरी कंपनी थी नहर पर, तो इनकी जो प्लाटून थी लड़ते लड़ते उससे भिड़ गई पाकिस्तानी कंपनी जो फ्लैंक में थी, नॉर्दर्न फ्लैंक में, और उस कंपनी को इन्होंने भगा दिया, पूरी कंपनी को। सीज फायर के बाद उनके ब्रिगेड कमांडर ने इसकी लाश को लिया और हम लोगों के पास ले आए। उन्होंने कर्नल हेड को कहा कि गोरखा तुम्हारे बटालियन में कब से आने लगे, तो उन्होंने कहा कि सर वो गोरखा नहीं था, वो हमारा ऑफिसर था। इनके हेड में 6 गोलियां लगी थी। जय हिंद एंड वेलकम बैक टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। आज का एपिसोड मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये कहानी है मेरे यूनिट की, उस यूनिट की जहां मैं कमीशन हुआ था, 3rd बटालियन द जाट रेजिमेंट। और आज हम बात करेंगे बैटल ऑफ डोगराई की। मैं श्योर हूं आप सब ने इस बैटल के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। यह था 1965 का इंडो पाकिस्तान वॉर, और इसी बैटल में इंडिया ने बनाए एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड, द डीपेस्ट पेनिट्रेशन इनटू पाकिस्तान। यस, यू हर्ड इट राइट, 3 जाट हैड रीच्ड डोगराई, जो लाहौर से सिर्फ 13 किलोमीटर्स की दूरी पे है। और सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार उन्होंने इछोगल कनाल को भी क्रॉस किया, जिसे उस समय इम्प्रेग्नेबल माना जाता था, यानी कि इम्पॉसिबल टू क्रॉस। सो आज का एपिसोड है अ स्टोरी ऑफ हीरोइज्म, करेज और अनमैच्ड ब्रेवरी का। अ सैल्यूट टू एवरी सोल्जर, एवरी हीरो जो इस एपिक बैटल का हिस्सा रहे हैं। और इस कहानी को हमारे साथ शेयर करने के लिए हैं कर्नल हरिंदर कुमार झा, जो एक यंग ऑफिसर थे उस बैटल में, और जिन्होंने खुद वो जंग लड़ी है और अपनी आंखों से उन वीर जाटों की दास्तान देखी है जो आज हमारे बीच नहीं है। आज हम उन सब को याद करेंगे, उनका जुनून, उनका जज्बा और वो अनगिनत एक्ट्स ऑफ गैलेंट्री जिसने बैटल ऑफ डोगराई को एक लीजेंड बना दिया इंडियन आर्मी के हिस्ट्री में। साथ ही हम बात करेंगे ब्रिगेडियर डेसमंड ई हेड महावीर चक्र की, जो उस समय कमांडिंग ऑफिसर थे 3 जाट बटालियन की, और उनके लीडरशिप
स्ट्रैटेजिक विजन और पर्सनल ब्रेवरी जो पूरे इंडियन आर्मी के लिए एक लीडरशिप की मिसाल बन गई। लेट्स गेट स्टार्टेड विद कर्नल झा। सर जय हिंद सर। इनफैक्ट आज बहुत ही स्पेशल दिन है सर। आज बैटल ऑफ डोगराई का 68th एनिवर्सरी है सर। डायमंड जुबली वी आर सेलिब्रेटिंग एंड उसी में सर हमें आपके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिल गया, जो खुद सर 1965 बैटल ऑफ डोगराई में रहे हैं सर। एंड बैटल ऑफ डोगराई इज़ नॉट जस्ट एनी अदर बैटल सर, आई एम श्योर, मतलब आप तो रहे हैं वहाँ पे। इट इज़ वन बैटल जो पूरे इंडिया के मिलिट्री हिस्ट्री का तो एक सबसे बेहतरीन बैटल्स में से है ही है सर। इवन वर्ल्ड मिलिट्री हिस्ट्री में इट इज़ अ केस स्टडी, और उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है सर। स्पेशली मुझे बहुत बुरा लगता है सर, बीइंग पार्ट ऑफ 3 जाट की। सो वी आर सो हैप्पी सर कि यू आर हियर विद अस सर। थैंक यू। एंड सर आई विल ऐड ऑन कि मुझे देख के ये नहीं लगा था सर कि आप 88 साल के हैं। मतलब यू लुक सो यंग एंड फिट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। सो शुरू करते हैं सर कि आप उस समय सर मतलब यूनिट में किस अपॉइंटमेंट में थे? आई एम श्योर आप तब भी जज आए होंगे सर। मैं एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से 11 दिसंबर 1962 में पास होके नाथुला पास में 3 जाट ज्वाइन किया था सर। चाइनीज़ 1 महीना पहले हमला करके वापस चले गए थे। हम लोग 3 जाट में नाथुला में थे और मेरे कंपनी कमांडर मेजर हेड थे सर डेस्मंड यूजिन हेड, जो डोगराई में आप उनका जिक्र करेंगे। कमांडिंग ऑफिसर थे। कमांडिंग ऑफिसर थे, बाद तो कंपनी कमांडर थे। हम लोग 1965 में जुलाई महीने में 3 जाट पीस स्टेशन में आई खासा, जो अमृतसर वेस्ट में है, ग्रैंड ट्रंक रोड पर। वो खासा डिस्टिलरी है वहाँ आज सर। तो वही पीस स्टेशन था हम लोगों का। जब पलटन वहाँ आई तो उसके कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल जसवंत सिंह मंडी, राइट सर। और सेकंड इन कमांड थे डेस्मंड हेड सर। 5 सितंबर को मैसेज आया आर्मी हेडक्वार्टर से कि मेजर हेड को लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दिया गया। सर लेकिन जब ये हुआ, जब रैंक उनको मिला 5 तारीख के शाम को खासा में, तो उनको लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया। और जो पुराने सीओ थे वो भी पलटन में थे, लेकिन उनकी पोस्टिंग हो गई थी लाओस में, इंटरनेशनल कंट्रोल कमीशन में। राइट सर। लेकिन उस दिन थे वो हाजिर 5 को। और 5 के पहले 1 सितंबर को पाकिस्तान ने हमला कर दिया था जम्मू पर। यस। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, क्योंकि उनके पहले ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल कर गया था। यस सर। कश्मीर में जो उन्होंने अपराइजिंग की बात की थी वो फेल कर गया। तो फेल करने के बाद भी पाकिस्तान ने 1 सितंबर को 1965 को लॉन्च कर दिया ऑपरेशनल ग्रैंड स्लैम। उससे वो 5 के शाम तक 8 किलोमीटर अखनूर ब्रिज के पश्चिम में पहुंच गए थे। जम्मू के छम्ब जोरियां को पार करते हुए आक्रामक सेना बढ़ रहा था अखनूर की तरफ, और 8 किलोमीटर पश्चिम में वो खोद रही थी और अखनूर पर फाइनल हमला करने के लिए तैयार थी। अब आइए अमृतसर खासा में 5:30 बजे मेजर हेड को लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया। 5 सितंबर को सर। 5 सितंबर को शाम को। और पूरी पलटन 3 जाट खड़ी हो गई पीस स्टेशन में परेड पर, लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए तैयार। ऑर्डर मिल चुका था, क्योंकि उसी दिन 3 बजे अमृतसर पर भीषण हवाई हमला हुआ था पाकिस्तान का। हमारे कानों में आवाज़ आई थी, क्योंकि अमृतसर मुश्किल से 10 किलोमीटर पे था। आवाज़ आई थी घमासान की, तो हम लोग अलर्ट हो गए थे और पलटन पूरी खड़ी हो गई खासा के परेड ग्राउंड में। और खासा कहाँ, हमारी परेड ग्राउंड कहाँ थी? आजकल जो खासा डिस्टिलरी है, शराब का कारखाना,
उसी के कंपाउंड में हम रहते थे, अच्छा, उसी में रहते थे हम लोग। टूटा फूटा मकान था। और रात को कर्नल हेड को रात को ऑर्डर मिल चुका था कि ब्रिगेड का हमला होगा डोगराई पर, और जो इछोगल नहर पर जो ब्रिज है, ग्रैंड ट्रंक रोड ब्रिज, उसको कब्जा किया जाएगा, डोगराई पर कब्जा किया जाएगा। इसमें ब्रिगेड के पूरा ब्रिगेड का हमला था। और एच आवर जो हमले का समय होता है वो 0400 बजे 6 की सुबह था, 6 सितंबर के और सुबह। ये 5 को खबर मिली है सर? ये 5 को खबर मिली है, ऑर्डर मिला है, और 5 को पलटन तैयार हो गई। और 5 के शाम को ही पूरी पलटन एएससी ट्रांसपोर्ट में बैठकर और वाघा बॉर्डर के पास अंधेरे में जाके बैठ गई। और आप देखेंगे फिगर में वो फार्मिंग अ प्लेस है। तो वाघा के उत्तर में नारायणपुर पुलिस पोस्ट है उनका, बीओपी का। वाघा रेंजर, जो वाघा पोस्ट है वो रेंजर का पोस्ट है, और नारायणपुर बीओपी उनके उत्तर में भी रेंजर का पोस्ट है। तो हम लोगों का प्लान था 3 जाट का कि नारायणपुर पुलिस पोस्ट को बाईपास करते हुए गोसल दयाल पर हमला हो। नक्शे में आप देखेंगे गोसल दयाल गांव है, और यही प्लान था। और 15 डोगरा का प्लान था कि वो वाघा बॉर्डर को बर्बाद कर दे और उसको कब्जा करके, ताकि 3 जाट का जो लेफ्ट फ्लैंक है वो सेफ हो जाए। और पंजाब का हुक्म मिला था पंजाबियों को कि वो जल्लो मोड़ जो ब्रिज है इछोगल नहर पर, आप नक्शे में देखेंगे, उसको काबू में करना था। वो आप लोग से और लेफ्ट में था? और लेफ्ट में था। अभी आप नक्शा देखेंगे, जीटी रोड के पश्चिम में रेलवे लाइन है, लाहौर अमृतसर, आप देखेंगे। तो ये प्लान था मोटे तौर पर। हुआ क्या, जैसे आपको बताया मैंने, 3 जाट आगे बढ़ गई, पंजाब भी आगे बढ़ गया, डोगरा भी आगे बढ़ गया। अब हेड के कमांड में जो जाट, उन्मत्त जाट थे, जोशीले जाट, क्योंकि उनका बिल्कुल मुराल अप था। हेड के नेतृत्व में पलटन बहुत मजबूत थी, उसको पूजा करते थे हेड को सब 3 जाट के लोग, ऐसा उसका व्यक्तित्व था, पूजा करते थे उसको। तो 4 बजे उसने 3 जाट ने बॉर्डर क्रॉस कर दी, 6 तारीख के सुबह में बॉर्डर क्रॉस करके साइलेंटली, चुपके से, नारायणपुर पुलिस पोस्ट को पता नहीं चला, और उसके दाएं से गुजरते हुए गोसल दयाल पर भीषण हमला हुआ। एंड गोसल दयाल सर पे क्या एनिमी, ग्रैंड ट्रंक रोड के उत्तर में है, आप देखेंगे नक्शे में। कितनी नफरी रही होगी सर? उसकी नफरी थी एक कंपनी 3rd बलूच की, और एक प्लेटून थी 15 फ्रंटियर फोर्स की। ये जो 15 फ्रंटियर फोर्स थी, ये 10 इन्फेंट्री डिवीजन की रेकी एंड सपोर्ट बटालियन थी। ये जो प्लेटून थी, इस प्लेटून में एडिशनल 106 मिलीमीटर गन, एडिशनल LMG और एडिशनल MMG ब्राउनिंग, ये तीनों प्लेटून इस कंपनी के अंदर में आ गया। और कंपनी कमांडर का नाम था मेजर, देखिए मेरे दिमाग से नहीं आ रहा यार, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, मैं बाद में बता दूंगा आपको, जो मारे गए थे युद्ध में। तो ये उसके बाद क्या हुआ कि उसका जो 3 जाट का जो ब्रेवो कंपनी था, जिसके कमांडर थे सूबेदार खजान सिंह, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। तो आप पूछेंगे कि वो जेसीओ कहाँ से आ गया, कंपनी कमांडर, अफसर कहाँ था? तो अफसर उस दिन छुट्टी पे थे और ऑर्डर आ गया था। तो कर्नल हेड ने अपने विचार से सोचा कि ये सही होगा कि इसका कमांड खजान को दिया जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के देखा हुआ है। और हुआ वही, फल उसका ठीक हुआ। वो ब्रेवो कंपनी के पीछे हमारे सीओ साहब थे, उनकी पार्टी थी। ये उनकी आदत थी पूरी लड़ाई में कि वो अग्रिम पंक्ति के लाइन में रहते थे, फ्रंट लाइन में, कभी पीछे नहीं रहते थे। जब भी हमला होता था कहीं भी, बाद में भी आपको बताऊंगा मैं, जब भी हमला हुआ तो अग्रिम पंक्ति में
वो लड़ते थे, सर जान का फिक्र नहीं था उनको। तो वही हुआ, हमला हुआ और 7 बजे तक गोसल दयाल पर पूरी कब्जा हो गया। 3rd बलूच भाग गई उनकी कंपनी। कहाँ भाग के गई? वो भाई लाहौर के तरफ। उनका अगला रोक था डोगराई में। बटालियन कमांडर और बाकी 3 कंपनियां डोगराई में थी उनकी। एक कंपनी थी जल्लो मोड़ में, जहाँ ये पंजाबी पंजाब। बढ़ रहे थे। यस सर। तो अभी देखिए, अभी बज गया ये 8 बज गया। ब्रिगेड कमांडर साहब ने आके पूछा हेड से, हम लोग वहीं थे, पूछा कि भाई वो 15 डोगरा का बहुत कैजुअलिटी हो गया है, तो आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा और डोगराई जाना पड़ेगा और पुल पर कब्जा करना पड़ेगा। हेड ने कहा एवं अस्तु, ठीक है सर, बिल्कुल तैयार हूँ मैं, और जाट भी तैयार है। और क्योंकि पहली लड़ाई में इनको विजय प्राप्त हो गया, मुराल ऊपर चला गया। सर। और आप जानते हैं, फौजी सब जानते हैं कि लड़ाई में पहला जो हमला होता है, अगर उसमें विजय मिल गया तो फिर उसको रोकने वाला कोई नहीं है। अगर हार हो गई तो मुराल घुटने में चला जाता है। बिल्कुल। तो यही हुआ, हमने देखा, ये तमाशा हमने देखा। और उसके बाद वहाँ से फिर ईख के खेत में, धान के खेत में, पानी भरे हुए खेत में हम लोग क्रॉस कंट्री जीटी रोड पर एक्सिस फॉलो कर रहे थे, लेकिन उसके उत्तर में क्रॉस कंट्री जा रहे थे, क्योंकि उनके टैंकों का भी हमला हो रहा था। आगे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन अपने को दिखा रहे थे। इसी बीच में हवाई जहाज का भीषण हमला हुआ हमारे ऊपर करीब 10 बजे, और वो था F-86 और स्टार फाइटर F-104 और मीडियम मशीन गन्स, मीडियम आर्टिलरी गन्स 155 यूएस मेड, और टैंक था पैटर्न टैंक्स 23 कैवलरी का उनका। इनका मिला जुला प्रहार, लेकिन प्रहार काम नहीं कर रहा था, क्योंकि 3 जाट निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे। तो क्या हुआ कि जब डोगराई के 2 किलोमीटर पहुंची तो पूरी बटालियन स्विंग करके उत्तर चली गई, और नहर को इसने पकड़ लिया डोगराई के उत्तर में, और फिर वहां से किनारे किनारे आकर के डोगराई में कब्जा किया। और जीटी रोड ब्रिज जो है डोगराई में, क्योंकि ऐसा उन्होंने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते थे, इनडायरेक्ट अप्रोच, लॉन्ग अप्रोच, डिटूर। क्योंकि इनका शायद डिफेंसेस इस साइड में सही बात oriented है सर। और वो घूम करके आप नक्शे में देखेंगे कि आप जो 3 जाट का जो दिखाया गया है उत्तर से हमला हो रहा है, आप देखेंगे। और ये हुआ क्या कि डोगराई पर ठीक 11:30 बजे तक पूरा डोगराई कब्जे में आ गई। 6 सितंबर 11:30 बजे, ये अभी सुबह में एकदम सुबह में, ब्रॉड डे लाइट। हाँ, ये जो ब्रॉड डे लाइट की बात आपने की, ये जिद था हमारे आर्मी कमांडर साहब का कि हमला दिन में होगा। ये मैं आपको कोट कर रहा हूँ। ऐसा क्यों सर? उनका इरादा था, कुछ लोगों का इरादा था इंडियन आर्मी में कि रात को हमला हो। आर्मी कमांडर साहब जो थे, जनरल हरबख्श, खुद बड़े प्रसिद्ध सिपाही थे, उन्होंने बोला दिन में मॉर्निंग हमला होगा, सरप्राइज मॉर्निंग अटैक। इट पेड आउट। आई एम श्योर सर। तो 11:30 बजे हमला हो गया, ब्रिज कंट्रोल में आ गया। लेकिन पंजाबियों का और उनका डोगरास का बड़ा कैजुअलिटीज हुआ, क्योंकि हो सकता है कि इनकी अपोजिशन बहुत ज़्यादा तगड़ी हो सकता है, मैं नहीं कह सकता हूँ। तो अब जो 11:30 बजे की स्थिति है, उसके बारे में मैं आपसे चंद मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ। हेड की चारों कंपनी डोगराई में थी। एक 14 हॉर्स का एक ट्रुप था, शर्मन टैंक अपगन 76 मिलीमीटर गन, वो एक ट्रुप इनके साथ में था, और उसका था सेकंड लेफ्टिनेंट ब्रिजेंद्र सिंह, जो आजकल दिल्ली में है। आपने लिखा हुआ है सर, वो सुन रहे होंगे। यस सर। तो हेड ने देखा पश्चिमी तट पर, क्योंकि ये डोगराई कैनाल 45 मीटर चौड़ा था और 15 मीटर गहरा था, पानी भरा हुआ था। अच्छा। पानी उत्तर से पश्चिम पानी
तेजी से बह रहा था, काफी गहरा था। तो और पुल को पाकिस्तानियों ने 7 बजे सुबह उड़ा दिया था। ओके, एयर अटैक जब हम गोसल दयाल में हमला किए थे वो समझ गए, पुल को उन्होंने, रिजर्व डेमोलिशन था, उन्होंने पुल को उड़ा दिया ताकि 3 जाट पुल को क्रॉस नहीं कर सके। लेकिन क्या हुआ, जो हमने देखा तमाशा, पुल पर एक पगडंडी बना हुआ था। सर। तो हेड ने जब देखा कि बाटापुर खाली हो रहा है और अतोके अवान, पश्चिम में देखेंगे आप अतोके अवान, बाटापुर और सर। अतोके अवान अतोके दोनों, अवान हाँ। जो कि पश्चिमी तट पर बसा हुआ है, उसने देखा ये खाली हो रहा है। क्योंकि उनके लक्ष्य में नहीं था, उनके गंतव्य में नहीं था ये युद्ध गंतव्य में, लेकिन उन्होंने विचार किया कि बिना बताए हुए उन्होंने सोचा कि मैं इसको कब्जे में करूंगा। तो 2 कंपनी, अल्फा कंपनी जिसके कमांडर थे मेजर आशाराम त्यागी, सर। और चार्ली कंपनी जिसके कमांडर थे मेजर शीशराम यादव, इन्होंने ऑर्डर दिया कि पुल को क्रॉस करो और मैं भी तुम्हारे साथ हूं। तो 2 कंपनी डेल्टा और ब्रेवो रह गई पूर्वी किनारे पर नहर के, और पश्चिमी किनारे में 2 कंपनी के साथ कर्नल हेड पार कर गए और 12 बजे तक पूरी बाटापुर और अटोके अवान को कब्जे में कर लिया। और उसके बाद एंड जब ये सर पार किया इन्होंने पुल को, तब कोई फायर और वो नहीं था? फायर चल रहा था उधर से, फायर चल रहा था सर? फायर चल रहा था। तो इस पगडंडी पे सर विद वेपन एंड इक्विपमेंट क्रॉस कर गए अपने 3.5 रॉकेट लॉन्चर लेकर, प्लाटून लेवल पर वो लेके क्रॉस कर गए। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से भीषण हमला होने लगा। उनकी 22 इन्फेंट्री ब्रिगेड जो थी, ये मैं बात कर रहा हूँ 3rd बलूच हिस्सा था 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड का, जो लाहौर का डिफेंडर था, और उस डिवीजन में 22 ब्रिगेड एक और था, उसका काउंटर अटैक हुआ। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आंखों देखी जो देखी मैंने, ये हाफ हार्टेड अटैक था, जोशीला अटैक नहीं था। डर डर के कर रहे थे। टैंक का इस्तेमाल हो रहा था, इन्फेंट्री का भी इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन उनका कारगर नहीं था, खुल के लड़ाई नहीं थी? नहीं था, कमजोर था, डरे हुए थे। 3 घंटे तक ये गुत्थम गुत्था चलता रहा। 3 घंटे के बाद ब्रिगेड कमांडर जो थे, 54 ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर रिखी, उन्होंने ऑर्डर किया कि बटालियन विड्रॉ होगा और वो गोसल दयाल जाएगी, पाकिस्तान में ही। सर। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऑर्डर क्यों हुआ? बिल्कुल सर। तो मैं भी इसको आपको स्पष्ट नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इसमें कई हायर कमांड की बातें होंगी कि वो क्यों 3 यार्ड को उन्होंने वापस किया, या हो सकता है कि रीइंफोर्समेंट के बंदोबस्त ना हो सका हो, रीइंफोर्स नहीं कर सके होंगे अपने जो हमारे कमांडर थे, जो भी हो। लेकिन इसकी गाज गिरी बाद में, कमांडरों पर इसकी गाज गिरी। खैर उस बात पर इसमें सर वो भी हुआ था कि कम्युनिकेशन डायरेक्टली भी 3 जाट तक नहीं पहुंची थी, हाँ, आर्मर्ड वालों के थ्रू आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया। कम्युनिकेशन की जो डेल्टा 4 लिंक होता है, रियर लिंक डेल्टा 4 जो डिवीजन से और ब्रिगेड से रहता है, सिग्नल रेजिमेंट का, वो कहीं रास्ते में गुम हो गया था, कंटैक्ट छूट गया था। और आर्टिलरी कमांडर भी जो बीसी पार्टी, वो भी कंटैक्ट छूट गया था ये हमले के तेजी में। बिना आर्टिलरी, बिना कुछ ना आर्टिलरी से कनेक्ट था, तो उसका भी सपोर्ट नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, एंड कम्युनिकेशन तो वैसे ही छूट गया। बिल्कुल ठीक है। तो केवल 3 जाट सेल्फ, और वो भी 2 कंपनी की स्ट्रेंथ कम थी। इसकी स्ट्रेंथ आपने याद दिलाया, इसकी स्ट्रेंथ थी हमले में 550 ऑल रैंक्स। पढ़ा मैंने सर। 2 राइफल कंपनी का स्ट्रेंथ कम था इनका, क्योंकि छुट्टियां वगैरह तो चली रही छुट्टियां चली गई थी, और पलटन वैसे भी जनरली आज भी पलटन कम रहती है, 100-150, उसमें ज़्यादा कमी थी। तो ये हेड को ये कमी महसूस हो रही थी, लेकिन हेड को अच्छा नहीं लगा जब पलटन को वापस बुलाया गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ स्पष्ट, वो इनको ये फैसला अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो टैक्टिकली विड्रॉ करके बिना किसी कैजुअलिटी के वो गोसल दयाल पहुंच गए 5:30 बजे उसी शाम को 6 सितंबर 5:30। और 5:30 बजे के बाद
सिग्नल कंपनी की जो डिटैचमेंट थी और आर्टिलरी की पार्टी वो साथ हुई, मिल गए हम लोग। और वहीं पर अब ये पहला अध्याय खत्म हो जाता है डोगरा युद्ध का, और ये दूसरा अध्याय शुरू होता है 6 से 8 तक। इस फेज 1 में सर जो पहला ये अध्याय था, जी हाँ। 5 और 6 तारीख, अपना 3 जाट की कोई कैजुअलिटी या किसी तरह का कोई? इसके जवान मारे गए थे 11 और 37 घायल हो गए थे 6 के युद्ध में सर। और दुश्मन के 37 मारे गए थे और 78 घायल हो गए थे। एंड डोगराई पे सर जब हमला किया गया था तब दुश्मन की कितनी नफरी रही होगी सर? वो जो आगे की बात कर रहे हैं आप सर ये 5 और 6 को जब आपने डोगराई? हाँ, तो वही बताया मैंने, गोसल दयाल और डोगराई और बाटापुर मिलाकर जो भी मैंने बताया आपको, 11 मारे गए थे और 37 घायल हुए थे हमारे। ये 6 की पूरी लड़ाई में 6 की। सर एंड गोसल दयाल पे सर जो एक कंपनी थी, एक प्लाटून थी दुश्मन की, एंड यहाँ पर डोगराई में सर? डोगराई में उनकी पूरी बटालियन थी। ओके सर। और उसी का एक कंपनी जल्लो मोड़ में था, एक कंपनी गोसल दयाल में, और बाकी कंपनी डोगराई में और बाटापुर में, और उसके सीओ साहब से कर्नल तजम्मल हुसैन सर, जो बाद में पाकिस्तानी सेना में जनरल बने। सर वाह सर, तो आपको सर पूरा याद है। हाँ, याद है, मुझे याद है। सर शोले पंजाब भी थी वहीं पर दुश्मन की? नहीं, तो वो तो डोगराई में आई है। अच्छा, बाद में आई है? बाद में आई है। ओके सर। जब वो 37 आपने कहा अभी, 3rd बलूच का हैवी कैजुअलिटी हुआ, और 3rd बलूच का ये कहते चलूं मैं कि बाटापुर में आज उनका वार मेमोरियल है 3rd बलूच का, उसमें पूरी कहानी लिखी हुई है लड़ाई का। तो ये प्रूफ करता है कि 3 जाट ने के हाथ से वो रौंदे गए थे। आज उनके आप जब जाएंगे लाहौर अमृतसर से, तो सड़क के किनारे बिल्कुल पुल के पास ये सटा हुआ मेमोरियल आज है सर। उसका फोटो भी है, आपको मिल जाएगा इंटरनेट पर। तो ये हुआ। अब आगे आप क्या किस तरह से चाहेंगे? ये वाला जो एक्शन हुआ था सर, इसमें कोई एक्ट ऑफ गैलेंट्री या कुछ पर्सनल ब्रेवरी? सही कहा आपने। इसमें पहला गैलेंट्री हमको मिला सूबेदार खजान को, वीर चक्र, गोसल दयाल पर हमला। दूसरा उसी दिन एमबीसी मिला कर्नल हेड को, महावीर चक्र, बाटापुर को पकड़ने के लिए, जीटी रोड ब्रिज को कब्जा करने के लिए। ये उनको मिला है, जो कि 10 सितंबर को अनाउंस हुआ था। मैं आपको बताऊं, ऐसे बहुत केसेस थे जो बिना किसी विटनेस के बहादुर बन गए थे, बहादुर थे सर। लेकिन ये देखिए, किसी को ये कहना, अब 3 जाट की 89 जवान मारे गए थे, 5 अफसर मारे गए थे, 9 अफसर घायल थे, 214 जवान घायल थे। अब इनमें हर एक बहादुर था। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसमें कोई, और जो हम लोग बच गए थे उसके बगल से भी गोलियां निकली थी सर। तो ये कहना, आपने सवाल जो किया, बड़ा कठिन सवाल किया आपने सर, कि, लेकिन वे मेरे जहन में है, लेकिन मैं ये धृष्टता नहीं करूंगा कि एक को बोलूंगा और बाकी 214 को छोड़ दूंगा। ये ठीक नहीं होगा। बट आपको यह आश्वासन दिलाता हूं मैं। नो, ये तो सर हम मतलब मेन चाहते आप तो हैं। खुद फौजी हैं। हाँ, नहीं, हम चाहते ही हैं उनके ग्लोरीज जो हैं सर, जो उन्होंने किया है, किसी के भी, मतलब अवार्ड तो एक चीज़ होता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे सर कि कोई एक्शन अगर आपको लगता है कि ये इस जवान ने या उसने बहुत अच्छा काम किया था, या एक रेडियो ऑपरेटर ने ऐसा कुछ किया था जो बहुत एक्सेप्शनल था, या कोई फीलिंग की जब आप लोग चल रहे थे एंड आर्टिस्ट शेलिंग हो रही थी, फिर भी कोई रुक नहीं रहा था, बिकॉज वो रुके तो ज़्यादा टाइम लगेगा, एंड यू आर वॉकिंग थ्रू द आर्टिस्ट शेलिंग, या एयर स्ट्राइक में कोई एक्सपीरियंस? देखिए, जो मेरे जहन में बना हुआ है, अब 2-3 बातें ऐसे मेरे जहन में है कि मैं कहना चाहता हूँ। लास्ट नायक ईश्वर सिंह था सिग्नल्स का। जब उसको गोली लगी गर्दन में, तो उसने कंपनी कमांडर को बताया कि साहब ये उतार लो, मैं जा रहा हूँ, ये उतार लो, मैं जा रहा हूँ, सेट मेरे से उतार लो, किसी दूसरे को दे दो। और उसके बाद वो लेट गया, फिर वापस नहीं आया। ऐसे भी कई किस्से थे। क्या है, आपका सवाल इतना सटीक है
ये जवानों को और देश को, लोगों को जानना चाहिए सर। कि फौजी पैसे से नहीं लड़ता है। यस सर। ये आपको बता, आप शायद उसी पर जा रहे हैं आप। तो वो पैसे से नहीं लड़ता है, वो लड़ता है जज्बा से। एक जोश है, जो जज्बा है, जो रेजिमेंट क्रिएट करता है, उसका कमांडिंग ऑफिसर क्रिएट करता है, ऑफिसर क्रिएट करता है, जेसीओस क्रिएट करता है, जो उसमें भर दिया जाता है कि अगर मैं हार जाऊंगा तो मेरी इज्जत लूट जाएगी, डिग्निटी। तो ऐसे कई किस्से थे, लेकिन आपका सही है, आप जानना चाहते थे। यस यस लेकिन वो किताब बन जाएगी सर। इतनी मेरे पास कहानी है कि वो किताब बन जाएगी। सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आपने बताया कि कर्नल हेड को पूरी पलटन पूछती थी, तो उनके बारे में सर हम यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या चीज थी, बिकॉज सर ये जो आपने बताया ये बहुत बड़ी चीज होती है कि बहुत अच्छा Yes. कहा आपने। देखिए, कर्नल हेड का जो व्यक्तित्व है वो मेरे आर्टिकल में लिखा हुआ है, उनके एक पैराग्राफ। देखिए, एक तो 6 फीट से ऊपर का जवान था, मूछें उसकी भूरी मूछें थी, और ताकत में उसका मुकाबला नहीं था, एनर्जी में। शराब नहीं पीता था, सिगरेट नहीं पीता था, और जाटों का प्यारा था, क्योंकि वो सबसे मिलता था और जवानों से उसकी करीबी बहुत ज़्यादा थी, और उसकी पकड़ थी लोगों में। जो मैंने युद्ध में देखा, पाकिस्तान में भी देखा मैंने उनको, पाकिस्तानियों को देखा मैंने, उनको पकड़ा था, हमने पकड़ा था उनको। उनका करीबी बहुत कम था ऑफिसर और जवानों में, इसमें बड़ी करीबी थी। मगर हर सिपाही जब भी चाहता था हेड के पास पहुंच सकता था, उसमें एक कमाल की बात थी। और ये आगे फ्रंट लाइन में ही रहता था, तभी 2 बार जख्मी हुआ था ये युद्ध में। एंड जेसीओ जवान बता रहे थे सर कि वो बोलते थे कि कभी कवर नहीं लेते थे, सबसे आगे रहते थे, और कहते थे कि पाकिस्तान में मेरे नाम की गोली नहीं बनी। आपने सही कहा। आज वो, खैर ये भी तो उसका टेक्स्ट नहीं है, आज वो कहते थे कि जिसकी गोली बनेगी वही जाएगा सर, तो चिंता मत करो। और वो अपने को एक्सपोज करते थे, इसका बड़ा एग्जेम्पलरी इफेक्ट पड़ता था लोगों में। देखिए, युद्ध में लोगों को भय रहता है, आज से नहीं, हजारों साल से यस भय। लेकिन उस भय को जीतने के लिए ऐसा आदमी चाहिए, हेड के ऐसा व्यक्तित्व वाला आदमी चाहिए जो उस भय को जीत ले, और उसने जीत लिया था। आप जानते हैं, आप समझ सकते हैं कि जिस बटालियन में हर पल लोग मर रहे हैं, अब वो बटालियन आगे जा रहा है, हार ही नहीं रहा है, विजय के सिवा उसके पास कुछ नहीं है। तो ये क्या होगा, जरूर कुछ बात होगा। बिल्कुल सर। कि भाई आदमी गिर रहे हैं, अफसर गिर रहे हैं, और वो बढ़ता जा रहा है। गोसल दयाल पर चढ़ गया, डोगराई में चढ़ गया, बाटापुर पर चढ़ गया, और फिर 16 दिन के बाद डोगराई पर फिर चढ़ गया। तो जाट के व्यक्तित्व के बारे में यही मैं बता सकता हूँ। और युद्ध विद्या में प्रवीण था, युद्ध विद्या में उन्हीं के चलते बटालियन की जो सपोर्ट वेपन्स थी, जैसे 106 RCL, और उसके बाद 81 मिलीमीटर मोटर, देन ब्राउनिंग मशीन गन 30 इंच, उस टाइम में 30 इंच था हमारे पास भी और पाकिस्तानियों के पास भी, ब्राउनिंग मशीन गन। तो इनमें लोगों को काफ़ी ऊंचे दर्जे की ये खुद ट्रेनिंग देते थे, और जिसका कि आपको 22 तारीख को जब बताएंगे तो आपको बताया जाएगा। और जैसे आपने कहा कि बाटापुर में हमारे जवान को मैंने आंखों से देखा था, 73 मिलीमीटर स्ट्रिप ग्रेनेड होता है, राइफल में लगता है ऊपर, यस सर। उससे इन्होंने टैंकों को बर्बाद किया। 3.5 रॉकेट लॉन्च से टैंकों को बर्बाद किया। और 14 हॉर्स था, वो तो कर ही रहे थे टैंक को बर्बाद पूर्वी किनारे से, लेकिन इन्होंने भी बर्बाद किया। तो हेड का व्यक्तित्व बहुत अलौकिक व्यक्तित्व था, ऐसा हम कह सकते हैं आप, कि जो कि आकर्षण, जाटों को आकर्षण करता था, इसमें कोई शक नहीं। अब क्या हुआ कि 6 को शाम को आ गए हम लोग, और मैंने जवानों से मिला था, 6 तारीख को सबसे मिलते थे, सब मोराल हाई था।
7 को और 8 को कुछ शांति हो गई थी, लेकिन भारतीय सेना ने डोगराई पर विजय करने की कोशिश की। 7 से लेकर और 15 तक। आप समझ गए? यस सर अभी 3 जाट बैठी हुई थी घुसलदयाल में, डोगराई खाली था, बाटापुर खाली था और पूरी जो ग्रैंड ट्रंक रोड खाली था। डिवीजन ने 3 बार हमले की कोशिश की। 50 पैरा ब्रिगेड को लगाया डोगराई को कब्जा करने में और इछोगल किनार के नहर पर एक ताकत रखने के लिए, पैर रखने के लिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फुटेज, फुट होल्ड के लिए। वो नहीं मिला इनको। लेकिन 3 जाट जब 8 तारीख को संतपुरा में आ गई, गोसलदयाल से शिफ्ट करके संतपुरा में आ गई, और तब तक 8 तारीख तक ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी आ गई। तो संतपुरा में 54 ब्रिगेड हेडक्वार्टर और 3 जाट दोनों जम गई। लेकिन आपने सवाल किया कि 8 सितंबर के और डोगराई के फाइनल हमले के बाद क्या कर रही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न किया आपने। और ये जो सवाल का उत्तर मैं दे रहा हूं, ये बड़ा क्रिटिकल है इस बैटल के लिए। इस बीच ब्रिगेडियर हेड ने और वर्मा साहब एडजुटेंट थे हमारे, कैप्टन वर्मा, एक सघन पेट्रोलिंग का प्रोग्राम बनाया। सघन पेट्रोलिंग। ये पेट्रोल कैसा था 3 जाट का? ये पेट्रोल में आर्टिलरी के फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर होते थे और वो बड़े बहादुर थे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, आर्टिलरी के फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। बड़े शूरवीर थे और ये पेट्रोल के साथ जाते थे। और इन्हीं के वजह से जो आप देखेंगे नक्शे पर, माना और लाखन के, इन दोनों पर पेट्रोल का कब्जा हो गया नो मैंस लैंड में। सर मैं आई होप आई हैव क्लियर माई सेल्फ। इसी आप देखिए, माना का बताऊं मैं, बहुत आगे है सर। तो हमारे कैप्टन रघुवीर सिंह संधू थे, इन्होंने 11 तारीख को माना पर कंट्रोल कब्जा कर लिया। माना में इनकी छोटी सी टुकड़ी थी, उसको धकेल दिया रात को, माना को कब्जा में किया। और 17 तारीख को लाखन के देखेंगे, लाखन के डोगराई के उत्तर में है, उस पर कब्जा किया। तो इससे क्या हुआ कि दुश्मन का मोराल घुटने में चला गया और नो मैंस लैंड में हमारी दबाव रह गया। तो इससे क्या हुआ कि आधी जो हमला था वो हो चुका था। ये आजकल के अफसरों को समझना चाहिए इस बात को कि केवल हमले से जीत नहीं होती है, आप दबाव डाल सकते हैं और पेट्रोलिंग दबाव का एक साधन है। सीओ सर साइकोलॉजिकल बना रखा था, सही कहा आपने। उस टाइम पे उनको इतना मानसिक रूप से दबा दिया था कि जब फाइनल अटैक हुआ तो वो पहले ही हार चुके थे सर। जी यही हुआ सर। और ये जब डोगराई की लड़ाई को डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये उद्धत होगा ये बात। सर तो इसके आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट इसके बाद कैसे सर 20-21 वाला, ठीक है, 21-22 वाला जो ऑपरेशन हुआ सर। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि इंडियन आर्मी को थोड़ी तकल्लुफ हुई कि इनको लॉजमेंट नहीं मिला इछोगल कनाल पर सर। तो इन्होंने ब्रिगेड को बोला कि भाई डोगराई पर आपको हमला करना पड़ेगा और डोगराई को जीतना पड़ेगा, क्योंकि 6 तारीख के एक्शन से अखनूर ब्रिज बच गया था। वो 6 तारीख के एक्शन से हो गया था। और क्योंकि अखनूर आप जानते होंगे, अखनूर से पूरी रसद कश्मीर पहुंचाई जाती थी, तो वो बच गया था वो 6 तारीख के हमले से। लेकिन इछोगल कैनाल पर लॉजमेंट नहीं था। तो मैं समझता हूं कि हमारे जो ऊपर वाले होंगे अफसर, उनको चिंता होगी, और वही हुआ मेरे ख्याल से। 11 कोर कमांडर ने ऑर्डर दिया ब्रिगेड को कि डोगराई पर हमला करो। तो उसी अब जो 21 की कहानी शुरू होगी वो उसी से शुरू होगी कि डोगराई पर हमला कैसे हुआ 54 ब्रिगेड का। तो हमला 2 फेज में प्लान किया गया था। फेज 1 में पंजाबियों द्वारा
उनको ऑर्डर दिया गया था 13 माइलस्टोन, देखेंगे आप सर उसमें यस सर, यस सर फिगर Yes, में सर 13 माइलस्टोन। 13 माइलस्टोन में 16 पंजाब की 2 कंपनी आगे लगी हुई थी, ये दुश्मन की सोलह दुश्मन पंजाब की, थी 16 पंजाब पठान, यस सर जिसके कि सीओ साहब लेफ्टिनेंट कर्नल जीएफ गोलवाला थे, सर बहुत जिनको आप लोगों ने पकड़ा भी सर बाद में बाद में पकड़ा भी गया। मम्मी इसकी आपको सर कितना याद है सर, नाम कुछ कुछ तक याद है। वाह सर। तो जीएफ दो कंपनियां थी 13 माइलस्टोन में, और बाकी 2 कंपनी इनकी डोगराई में थी, सर और बाकी 18 पंजाब और एक और 18 बलूच की 2 कंपनियां फ्लैंक में थी। सर तो समझ जाइए आप कि 1.5 बटालियन थी। तो इसमें 13 पंजाब को ऑर्डर हुआ था कि आप 13 माइलस्टोन पर कब्जा करेंगे फेज 1 में, और फेज 2 में 3 जाट डिटूर लगाकर लाकनकल से होते हुए डोगराई पर हमला करेगी। एच आवर फिक्स किया गया 0130 आवर्स जाट के लिए, और उनके लिए फिक्स किया गया 1200 आवर्स पंजाबियों के लिए। तो पंजाबियों का हमला हुआ भीषण 12 बजे 13 माइलस्टोन पर। बहुत हद तक ये हमला सफल हुआ था, बहुत हद तक, लेकिन 13 पंजाब की पूरी वो 13 माइल को हरा नहीं सकी। उसमें 16 पंजाब का कुछ अंश रह गया था। तो ये समस्या हो गई 3rd जाट के लिए। तो जब 3rd जाट पहुंची एफयूपी में, लाखनके के पास, अब मार्क देखेंगे, लाखनके के पास एफयूपी है, मार्क किया हुआ था, लाखनके के नॉर्थ में, यस सर सर लाखनके के नॉर्थ में 1000 गज पर, डोगराई से 1000 गज पर एफयूपी मार्क किया गया था। तो उस एफयूपी मार्क करने के बाद जब पलटन पहुंच गई एफयूपी में, एफयूपी हुआ फॉर्मिंग अ प्लेस। तो उसमें जब पहुंच गई 3 जाट, तो जब 0130 आवर हुआ 22 तारीख की, यानी आप कहेंगे तो वो सुबह हुआ, लेकिन रात ही था, रात ही चली सर 21-22 का रात था। 21 के रात में आज। तो ब्रिगेड कमांडर ने सीओ साहब को, हमारे सीओ साहब को फ़ोन किया कि भाई फेज 1 कारगर नहीं हुआ, तो मैं समझता हूं कि अगर तुम जाओगे तो शायद तुम्हारा कैजुअलिटी ज़्यादा होगा, क्या इरादा है तुम्हारा? तो हेड का जवाब था, सर मैं हमला करूंगा, क्योंकि अगर मैं आज वापस जाऊंगा तो मेरे जवान भगदड़ मच जाएगा मेरी बटालियन में, अगर मैं विड्रॉ करूंगा, क्योंकि बिल्कुल डोगराई मेरे करीब है। तो तब तक हो गया था 0150, 20 मिनट इस शास्त्रार्थ में बीत गया, और 0150 पर 3 जाट का भयानक हमला हुआ। जाट बलवान जय भगवान के नारा से पूरा इलाका गूंज उठा था। ये भयानक हमला हुआ। और आपको ये बता दूं मैं कि कंप्लीट 15 डिविजनल आर्टिलरी, कंप्लीट 11 कोर आर्टिलरी का फायर हुआ डोगराई में हमारी सपोर्ट में, और मैं दाद देता हूं और सलाम करता हूं आर्टिलरी को भी। 22,000 गोले फायर किए गए थे, 22,000 गोले, ये रिकॉर्डेड है डोगराई में। 22,000 गोले फायर किए गए थे। समझिए कि डोगराई मिट्टी पलीत हो चुकी थी। और ये कहना ज़रूरी है कि इन्फेंट्री के सपोर्ट में, मेरे अनुभव में, मैंने 71 में भी देखा कि ये बड़ा अहम है उनका, आर्टिलरी का। अक्सर हम नहीं समझ पाते हैं ये बात। तो ये बड़ा कारगर था। और हमले का जो आकार के बारे में जानना चाहेंगे आप? बिल्कुल कि बिल्कुल। हमले का क्या आकार था? तो हमले का आकार क्या था? ये मल्टी डायरेक्शनल अटैक था। हेड का अपना दिमाग का उपज था। अगर आप डोगराई के नक्शे को देखें तो डोगराई को आप 4 भागों में बांट सकते हैं, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब। बीच में जीटी रोड इनको काटती है बीच में। यस। तो ये जो है, ये डेल्टा कंपनी का था नॉर्थ ईस्टर्न एज, और चार्ली कंपनी का था नॉर्थ वेस्टर्न एज।
अल्फा कंपनी का था साउथ ईस्टर्न एज और ब्रेवो कंपनी का था साउथ वेस्टर्न एज, जो कि कैनाल और ग्रैंड ट्रंक रोड से सटा हुआ था। तो जो हमला हुआ 0150 पर, सबसे पहले डेल्टा कंपनी सिंगल लाइन में, उसके पीछे सीओस की पार्टी, एजुटेंट आईओ, और उसके पीछे चार्ली कंपनी, उसके पीछे ब्रेवो कंपनी, उसके पीछे सबसे पहले पीछे अल्फा कंपनी। अल्फा कंपनी क्यों पीछे थी? क्योंकि अल्फा कंपनी की प्लाटून जो थी त्यागी साहब की, वो एफयूपी सिक्योर कर रही थी। तो चूंकि आखिरी कंपनी थी इनकी, तो उसमें शामिल हो गया। तो और ये भयानक हमला हुआ। भयानक हमला 3 बजे तक, यानी 22 के 3 बजे तक सफल हुआ। दुश्मन के पसीने छूट गए थे, दुश्मन डोगराई को खाली कर गया था। उसके करीब 300 से ऊपर जवानों की लाशें बिछी थी। 300 सर? 300 से ऊपर काउंट हुआ, हमने काउंट करके दिया बाद में। और उनके 108 जवान को मैंने पकड़ लिया था सर। लेकिन आपको यहाँ कहना जरूरी होगा कि 3 बजे के बाद उनकी 3 काउंटर अटैक आई 22 इन्फेंट्री ब्रिगेड की मदद से। और फर्स्ट बलूच। सर ये काउंटर अटैक कहाँ से आ रही थी? क्योंकि वो एक साइड में तो आपका नहीं, हाँ, तो नहर के उत्तर में और नहर के दक्षिण में साइफन खुला हुआ था। अच्छा, वो वहाँ 4 से चढ़ के आ रहे किलोमीटर थे। वहां से चल के आए। तो इनका जो काउंटर अटैक हुआ था, ये साउथ से हुआ था, जल्लो मोड़ से। जल्लो मोड़ का ब्रिज इंटैक्ट था। सर तो उन्होंने हमला किया दक्षिण से। तो 3 हमला हुआ ब्रेवो कंपनी के ऊपर और अल्फा कंपनी के ऊपर, आप देखेंगे। यस। तो ये हमला नाकामयाब हुआ पाकिस्तानियों का। अब उसको हिंदी में कहेंगे जवाबी हमला। यस, काउंटर अटैक। हाँ, अब काउंटर अटैक बोलते हैं। काउंटर अटैक बोल सकते हैं। तो इसके बाद 5 बजे तक कर्नल हेड ने ब्रिगेड कमांडर को बोल दी कि मैं डोगराई में विजयी हुआ। सर। और ब्रिगेड कमांडर थे निरंजन सिंह कुल्लर। सर। तो ये लड़ाई यहाँ खत्म हुई और 10 बजे तक हमने लेफ्टिनेंट कर्नल GF गोलवाला को पकड़ लिया, उनके आर्टिलरी बैटरी कमांडर मेजर बेग। ये कैसे पकड़े गए थे सर? ये पकड़े गए थे, देखिए, ये जो कर्नल साहब थे, ये 6 बजे जवानों ने उनको देखा, जीप के नीचे छिपे हुए थे सर। और इनका आंख फूटा हुआ था, एक किसी ने मार दी होगी बेनेट। सर। और ये ट्रेलर के नीचे छिपे हुए थे। मेजर बेग भी वहीं डूबते हुए थे, आर्टिलरी, उनके बैटरी कमांडर की पार्टी थी, दोनों वहीं पकड़े गए। और 106 जवान वो उनके डोगराई के गलियारों से, कमरों से इकट्ठा किए गए। अब इसका फोटो भी है, कैदियों का फोटो भी आपको मैंने दिया है, कैदियों का फोटो भी है, और जवानों की लाशों बिछी हुई हैं डोगराई में, उसका भी फोटो आपको मैंने दिया है। लाशें बिछी हुई हैं सड़कों पर, और टैंक और असबाब और अनगिनत मशीन गन, राइफल, गोली, ये सब काबू में आ गए। और 10 बजे इनको कैद बना लिया गया। लड़ाई चल रही थी भयंकर, कैद बना लिया गया। और 10 और 12 बजे के बीच में ट्रकों में डालकर इनको अमृतसर, किनके सहारे? PAP के सहारे। ये आप रिकॉर्ड करें, पंजाब आर्म पुलिस। सर लोग भूल गए कि जब हम लड़ाई लड़ रहे थे तो पंजाब आर्म पुलिस बॉर्डर की रक्षा कर रही थी, BSF नहीं था। ओके सर। तो पंजाब आर्म पुलिस का बड़ा ही अहम भूमिका था। सर ये भूमिका लड़ने में नहीं था, यस, लेकिन जब हम लोग, जब भी जैसे गोसल दयाल में कैदी दिया, तो इनको कैदी दिया हमने, PAP को। इनके पीछे पीछे जवान आ रहे थे। अक्सर लोग भूल जाते हैं सर। लेकिन इन बातों का मतलब होना चाहिए। बिल्कुल सर। उन्होंने भी काम किया सर, अपना काम किया, रोल काम उसमें किया। कराया सर उन्होंने। जैसे अभी देखिए, अब हमले में 71 फील्ड इंजीनियर्स का बड़ा अहम भूमिका था डोगराई के हमले में। इन्होंने माइंस और ऑब्स्टिकल को क्लियर किया था 3 जाट के, और इनकी कैजुअलिटी हुई थी। डिविजनल होते हैं 71 फील्ड इंजीनियर्स। सर इसमें मेजर आशाराम त्यागी सर का बहुत
एक अब bravery वाला देखिए, act था। अब आशाराम त्यागी जी का बड़ा इसमें पार्ट था। एक तो एफयूपी जो मार्क हुआ 6 तारीख को इनकी प्लेटून ने किया, 21 के रात को एफयूपी मार्क हुआ डोगराई बैटल के लिए, इनकी कंपनी ने किया। सर और खुद ये गुत्थम गुत्थी की लड़ाई मेजर सर्वर से खुद कर रहे थे, स्क्वाड्रन कमांडर 23 कैवेलरी का। उसमें इन्होंने मारा उसको और उन्होंने इनको मारा सर आई थिंक हाँ वो हैंड टू हैंड फाइट हैंड चल टू रहा हैंड था। फाइट में। और इनका जो वो रनर था हवलदार सिपाही लाल सिंह, मुझे याद है उसका, इसने उसको उठाया, उठा के घर में ले गया। तब हम लोग वापस गए, तब देखा तो क्योंकि वो घायल थे तो उनको 12 बजे अगले दिन, मतलब रात को लड़ाई में मौका नहीं मिला उनको पीछे ले जाने का। 12 बजे उनको अमृतसर ले जाया गया, 23 के 12 बजे सीज फायर के, नहीं सॉरी 22 के 12 बजे। सर और उनकी मृत्यु हो गई 25 तारीख को अमृतसर में। बहादुर थे। यस यस सर। एंड सर कैप्टन कपिल थापा का भी काफी योगदान रहा इसमें। सही। देखिए, कपिल थापा डेल्टा कंपनी में 10 प्लेटून कमांडर थे सर उस युद्ध में। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, डेल्टा कंपनी पहले हमला किया, आर.डी. वात्सर साहब का हमला हुआ, और इनके प्लेटून का क्या हुआ कि 16 पंजाब पठान के बाजू में एक और दूसरी कंपनी थी नहर पर। तो इनकी जो प्लेटून थी लड़ते लड़ते उससे भिड़ गई पाकिस्तानी कंपनी जो फ्लैंक में थी, नॉर्दर्न फ्लैंक में, और उस कंपनी को इन्होंने भगा दिया, पूरी कंपनी को। सर क्योंकि इसकी जो कंफर्मेशन हुआ उनके खुद ब्रिगेड कमांडर ने किया। सीज फायर के बाद उनके ब्रिगेड कमांडर ने इनके इसको लाश को लिया और हम लोग के पास ले आए। सीज फायर के बाद उन्होंने कर्नल हेड को कहा कि गोरखा तुम्हारे बटालियन में कब से आने लगे? तो उन्होंने कहा कि सर वो गोरखा नहीं था, वो हमारा ऑफिसर था। इनके हेड में 6 गोलियां लगी थी, उनके जो हेलमेट में 6 छेद थे। वो हेलमेट अभी जाट सेंटर के म्यूजियम में रखा हुआ है। तो ये हैंडओवर, ये थापा की कहानी थी। बहादुर था। और थापा 1962 के बैटल में, फिर ये सेकेंड 8GR में, फर्स्ट 8GR में ये नायक था 62 के अक्टूबर में, और ये सिपाही के रैंक से ACC के थ्रू कमीशन आया था ये। अब देखिए कि ये 62 में भाग लिया था, फिर 65 में भाग लिया, लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था, मारे गए, शहीद हो गए। मैंने कहीं ये भी पढ़ा सर कि मेजर वर्मा ने जो पेट्रोल्स प्लान करी थी वो इतनी अच्छी थी कि इतनी सारी पेट्रोल गई हैं, कहीं भी कोऑर्डिनेशन की कोई कमी नहीं थी, किसी में आपस में कुछ। आपको मैंने अभी बताया कि पेट्रोलिंग क्या बताया मैंने। यस सर। इसमें वर्मा साहब का और हेड साहब का बड़ा ही इम्पोर्टेंट योगदान था, क्योंकि हर पेट्रोल को ये दोनों खुद ही ब्रीफ करते थे और डीब्रीफ करते थे। मतलब ब्रीफ हुआ और डीब्रीफ होता, आप जानते हैं। जी जी बिल्कुल। पेट्रोल को दोबारा इंटरव्यू लेना। ये आपने सही कहा कि ये बात अक्सर मीडिया में नहीं आता है कि पेट्रोल की क्या अहमियत है। अहमियत क्या है, बिल्कुल सर। हाँ, कि भाई पता लगाना है, नहीं पता लगाना नहीं है। इन्होंने तो कब्जा किया सर जाकर पेट्रोल से। वो उनको मोराल को दबाना है, जैसे आपने अभी बताया, मोराल को दबाना है, उनको नीचा दिखाना है। तो युद्ध तो उसका मतलब ही नीचा दिखाना है। आधी लड़ाई तो सर मनोबल से ही जीत जाते हो या हार जाते हो सर। सर ये जब 23rd वाला ऑपरेशन ख़त्म हुआ था या सीज फायर अनाउंस हुआ था, तो हमने वहाँ पे झंडा लहराया था, तब भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ था सर। बहुत अच्छा कहा आपने। देखिए, वो सीज फायर हुआ और सीज फायर होने के इमीडिएटली बाद में
हेड ने एक सिपाही को बुलाया, उसके हाथ में झंडा दिया, तो हम सब ने कहा कि सर आप लगा दो, तो नहीं, एक सिपाही लगाएगा। और उस सिपाही ने पिल बॉक्स पर, फोटो भी आप देखेंगे, फोटो है, आपको फोटो दे, आपके पास फोटो Yes, है, sir. उसको आप दिखा दें, उस पर झंडा लगाया। और उसी झंडे के नीचे बैठकर 12 बजे आर्मी कमांडर साहब आए, लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह, उसी झंडे के नीचे खड़े होकर। आपको पता है कि उनकी उम्र क्या थी उसमें? 51 ईयर्स, यंग मैन, 51 ईयर्स के आर्मी कमांडर थे, और ऐसा ये भी बहादुर थे। उन्होंने झंडे के ऊपर से जो जाट बचे हुए थे, हम लोग सर्वाइवर थे, कुछ 200-250 सर्वाइवर थे, उनको एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि आपको बधाई, और मुझे बहुत फक्र है। और उनके साथ कौन थे? उनके साथ उनके एडीसी थे, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सर उनके साथ थे एडीसी उस एड्रेस में। मैं भी था, हेड थे, और शायद वो महाराजा पटियाला के बेटे थे, शायद क्या अमरिंदर सिंह पटियाला राज के थे, रॉयल फैमिली से कनेक्टेड। रॉयल फैमिली से कनेक्टेड थे। तो ये उस झंडे की कहानी है। इनफैक्ट सर 3 जाट से मिलने खुद प्रधानमंत्री जी भी आए थे, 29 अक्टूबर को आए थे वो। सर 29 अक्टूबर को वो एड्रेस किए थे जाट को वागा, जो आजकल को जो वागा पोस्ट है, सर आप जब वागा झंडोत्तोलन देखने जाएंगे शाम को अमृतसर में, तो उनका जो एरिया है, उसी एरिया को हमने चुना था दरबार के लिए। वहीं 3 जाट बैठकर उनके कस्टम हाउस में पीएम ने ये आवाज लगाई थी, जय जवान जय किसान, जिनको बाद में पॉलिटिशियंस ने इमिटेट करके अपने अपने फायदे के लिए देश में बताया। तो उसमें आप देखेंगे फोटोग्राफ भी है, उसमें मेरा भी शायद फोटोग्राफ है, मेरा भी शायद है। तो उसमें बड़े बड़े जो कमांडर थे, कोई 11 कोर कमांडर, 15 जोशी, ब्रिगेड कमांडर, हेड, सबका फोटोग्राफ है उसमें, एक ही पीएम के साथ। और लाल बहादुर शास्त्री इतने छोटे हैं, देख रहे हैं फोटो में देखेंगे आप, लेकिन लोहे का दिल था। उन्होंने कहा था एक जाट के सवाल में, एक जाट खड़ा होकर पूछा कि साहब आप में ऐसी कौन सी बात है कि आप इतना मजबूत हैं? बोला अंदर लोहा है। उसको बोला, बिल्कुल 4 फीट 11 इंच या 5 फीट के थे, 5 फीट के थे शायद, बहुत छोटे थे सर, बहुत छोटे। तो उन्होंने कहा कि अंदर बेटा लोहा है, ऊपर धोती है, अंदर लोहा है। इनफैक्ट सर एक जेसू साहब ने बताया कि उन्होंने चाय भी मग में पी। बिल्कुल सही बात है, पूरे मग चाय भर के, मैं वहीं था, अब फोटो में आप देखेंगे, आप सर वहीं था, चाय भर के पिया। जानते कि अगर आप मतलब सारांश में मुझसे पूछेंगे तो एक अजीब सा कहानी था ये, क्योंकि हेड का व्यक्तित्व ऐसा था कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कभी कभी वो खफा हो जाता था, और वो उसको अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि ये प्रखर व्यक्ति था, सच को सच और झूठ को झूठ बोलता था। तो इससे दाल नहीं गलती है हमेशा, आप जानेंगे, व्यवहारिक नहीं है ये, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इनमें आदत थी कि रेजिमेंट के लिए बोलना, कोई बात खुल के बोलना, और कोई टैक्टिक्स की बात हो तो खुल के बोलना। जैसे एक सवाल उठा था कि कैजुअलिटी 3 जाट का बहुत हो गया, इस पर सवाल उठा था, मीडिया में भी सवाल उठा था, लोगों ने, उनके जो चाहने वाले नहीं थे उन्होंने उठाया था कि हेड ने काफ़ी लोगों की कैजुअलिटी कर दी। तो उन्होंने कहा था इस पर, और मैं उससे सहमत हूँ, बोला देश कमज़ोर के लिए देश नहीं होता है, देश तभी रहता है जब लोग मजबूत होते हैं। He says कि the country is not meant for gutless people, it is meant for people full of guts। तो जब देश रखना है तो मरना होगा, मरने के लिए तैयार रहना होगा। अमेजिंग सर, शायद यही भावना थी कि 3 जाट 2 बार डोगराई जीत कर आई।
अदरवाइज नहीं हो पाता। नहीं हो पाता, सही कहा आपने। सर सर ये जो बैटल ऑफ डोगरा ही हुआ था सर, उसमें लास्ट में बहुत डिफ़िकल्ट तरह का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें घरों के अंदर घुस करके निकाल करके मारना बहुत मतलब इवन स्टालिनग्राड टाइप के ऑपरेशन में लोग अवॉइड करते हैं ऐसे। आप कहा, ठीक कहा आपने। ये हमारे कल्पना में भी नहीं था कि ऐसी सिचुएशन आएगी, हमने सोचा नहीं था, और कि बिल्ट-अप एरिया में हमें लड़ना पड़ेगा। लेकिन वो बिल्ट-अप एरिया डोगरा एक कस्बा था 10,000 लोगों का, 10,000 लोगों का कस्बा था, जो 6 तारीख के पहले खाली हो चुका था। उसमें लोग नहीं, सिविलियन नहीं थे, और हर एक कमरे में, हर एक छत पर इनका लोकेशन था। तो ये जो गुत्थम गुत्थी की लड़ाई हो गई थी, क्लोज क्वार्टर बैटल, इसमें नुकसान हुआ, दुश्मन का भी हमारा भी। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि ये जो गुत्थम गुत्थी की लड़ाई थी, इसमें उनका भी नुकसान हुआ, उनके भी सैकड़ों मारे गए इसमें। हमारे डोगराई बैटल में हमको याद है 57 जवान हमारे मारे गए थे उस लड़ाई में, 57 हमको याद है, और जख्मी हो गए थे करीब 150। तो इसी गुत्थम गुत्थी की लड़ाई में, और आर्टिलरी के शेलिंग में भी हुआ। और प्रॉब्लम क्या हो गया डोगराई में, देखिए, जब उनकी सेना थी तो वो डोगराई में आर्टिलरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, उनके अपने आदमी मारे जाते। ये समस्या हो गई, बहुत समस्या हो गई। तो जब हमने उनके सैनिकों को वापस कर दिया अमृतसर 22 तारीख के 12 बजे आपको, तो उसके बाद से उनकी आर्टिलरी की फायरिंग बढ़ गई। सर एक और चीज़ है, जैसे बहादुरी का या बैटल्स का तो सभी को पता होता है, बट एक और चीज़ है जो उन जवानों के, ऑफिसर्स के जो शहीद हो गए, जो हमारे साथ नहीं रहे, उनकी फैमिलीज भी एक लड़ाई लड़ रही होती हैं। एक जो इमोशनल एंगल है उसके बारे में थोड़ा सा। जी देखिए, ये उस समय में बड़ा शोचनीय था, जो आज है वो उस दिन नहीं था। 65 में इतनी सोच नहीं थी, या हो सकता है आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत ना हो। तो जहाँ तक मुझे याद है कि समुचित बंदोबस्त नहीं था। अच्छा, आई थिंक सर कारगिल तक ये कारगिल तक नहीं था, उसके बाद से काफ़ी स्टेप्स लिए गए हैं। आज तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये आपका सवाल बहुत अच्छा था ये। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको आर्थिक दृष्टि से देखना चाहिए। पता नहीं आप क्या दृष्टि देखते हैं। जैसे आप इमोशनली बता रहे थे सर कि जैसे मेजर आशाराम त्यागी उस समय सिर्फ 2 महीने हुए थे शादी को सर। जी, ये बात तो सही है, और 2 महीने की शादी हुई थी, बड़ा ट्रेजेडी था। और हमारी भी शादी हुई थी, लेकिन हमारी शादी 1 साल हो गया था। मेरी शादी 64 में हुई थी। तो ये देखिए, ये हर समस्या है, ये आप लोगों का काम है इसको मीडिया में उठाना, कि और सहूलियत दिया जाए विडोज को। सर मतलब मैं मानूंगा आप बहुत किस्मत वाले थे सर, और हमारी बटालियन भी ऐसी थी कि 65 के वॉर के बाद 71 में भी सर आप बैटल ऑफ लोंगेवाला में थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जी हाँ। तो उसमें छोटा बता सकता हूँ, उसमें हमारी बटालियन को एक बीओपी को कैप्चर करने के लिए दिया गया था, सखीरे वाला खूह, वो किशनगढ़ जो जैसलमेर के आगे पाकिस्तान में है वो। तो उस पर हमने कब्जा किया था, लेकिन अहम भूमिका दूसरा हो गया। ये कैप्चर करने के बाद 4 और 5 दिसंबर के रात में पाकिस्तानी के 18 डिवीज़न, उनके 2 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड थे, ग्रुप, उन्होंने लोंगेवाला पर हमला किया 4 और 5 दिसंबर को। आपको याद होगा कि 4 दिसंबर को इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो गई थी। यस, थर्ड के रात को उन्होंने थर्ड के रात नहीं, 4 के, वो थर्ड के रात को 3 को बांग्लादेश में। हाँ, बांग्लादेश में। हाँ, बट सर अमृतसर और यहाँ एयर 3 को हवाई हमला किया था, हवाई हमला हुआ था, और हमने 4 को हमला किया राजस्थान में। यस। तो हमने जो बीओपी कैप्चर किया,
उसमें हमें वीआरसी मिला एक हवलदार को, उसमें कैप्चर में सखीरे वाला खूह अच्छा का लड़ाई। उसके बाद से क्या हुआ कि जब हम लोग सखीरे वाला खूह में सुस्ता रहे थे, तब तक उसी रात को पाकिस्तानी ने हमला किया लोंगेवाला पर। 4-5 दिसंबर की रात 2 ब्रिगेड से, एक कंपनी को 2 ब्रिगेड से, सोचिए। और उनका इरादा था कि लोंगेवाला को पास करते हुए हम रामगढ़ और जैसलमेर को जीत लेंगे, बाईपास करके, उनका प्लान था। लेकिन क्या हुआ कि उनकी जो अगली ब्रिगेड थी 51 इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप, वो लोंगेवाला से टकरा गई और उनको बाईपास करके जाना था आगे, लेकिन वो क्या हुआ, फंस गई लड़ाई में। और उनके पीछे वाला जो ब्रिगेड था 206 इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप, वो जब ये लड़ गई, जब लड़ रही थी चांदपुरी से, तो वो रुक गया। तो क्या हुआ कि पाकिस्तानी हमला रुक गया लोंगेवाला की कंपनी। इसलिए चांदपुरी की प्रशंसा हम लोग इसलिए करते हैं, उसने ब्रिगेड को रोक लिया। यस यस सर। आप इसको इस मायने में लीजिए। लेकिन ये जो रुक तो गया, लेकिन 5 के सुबह जब वो पाकिस्तानी ब्रिगेड अंधेरे में ढूंढ रहे थे इसके लोकेशन को, लोंगेवाला लोकेशन को, तब तक उतरलाई हमारा जो एयरपोर्ट है जैसलमेर के पास, वहाँ से विंग कमांडर बावा का प्रहार हुआ। और ये मेरे आंखों के सामने की बात बता रहा हूँ मैं आपको। भयंकर हमला था ये, जो टैंक की दोनों ब्रिगेड को इन्होंने तबाह कर डाला 5 की सुबह। और 5 से लेकर 9 तक तबाह करते रहे ये, जब तक कि पाकिस्तानी ब्रिगेड अपने सीमा में वापस नहीं आया। और 3 जाट का रोल था कि 5 के बाद हम लोग को सकीरे वाला से बुलाया गया और इनके हॉट परस्यूट में, अच्छा, इनके पीछे उसमें इनके 200 आदमी मारे गए थे और 2 टैंक रेजिमेंट बर्बाद हो गया था, 45 टैंक। ये इसकी ज्यादा सूचना आपको नहीं मिलेगी, नहीं है सर। लेकिन बहुत बड़ी युद्ध था लोंगेवाला का। और इंग्लिश में इसको कहते हैं द वर्स्ट आवर फॉर द पाकिस्तान आर्मी इन दी वेस्टर्न फ्रंट। हाँ, नहीं, क्या कहते हैं सर? द वर्स्ट टाइम एंड द वर्स्ट डिफीट। इनके 200 आदमी मारे गए थे और हमारे 2 आदमी मारे गए थे, 3 जाट के नहीं, दूसरे ब्रिगेड के। जो उसमें हमारा डिवीजन था 12 इन्फेंट्री डिवीजन और ब्रिगेड था हमारा 322 और बटालियन 3 जाट और भी 2 बटालियन थी। लेकिन उसमें कमाल ये था कि एयरफोर्स का बड़ा मेजर रोल था। और जब एयरफोर्स ने इनको बर्बाद कर दिया टैंकों को, तो हॉट परस्यूट में 3 जाट गई। हम लोग हॉट परस्यूट में थे और ये भाग रहे थे और आप लोग पीछे इनको खदेड़ रहे थे, भगा रहे थे। तो बिना पानी के, बिना खाना के इनके आदमी मर गए, कुछ गोलियों से मरे, 200 लाशें बिछी थी। तो वो जो ऑपरेशन था वो ऑप कैक्टस लिली था, ऑप कैक्टस लिली उसका नाम था ऑपरेशन, इंडियन ऑपरेशन का। द एक्ट ऑफ ऑपरेशन हुआ था ऑप कैक्टस लिली। उसमें प्लान था 12 डिवीजन को कि रहीम यार खान पर हमला करना था। तो वो हमला करने के पहले, हमला करने की योजना बनी रही थी, तब तक उन्होंने पीछे से 18 इन्फेंट्री डिवीजन पाकिस्तान का उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन हमला उनका विफल हो गया 5 के सुबह, जब उतरलाई से हमारा वो जो प्लेन आए हंटर और हॉक्स, उन्होंने भयानक हमला किया और उसके टैंकों को तितर बितर कर दिया, दोनों ब्रिगेड को। और उसके बाद में 3 जाट और बाकी बटालियन इन्फेंट्री डिवीजन की उनके हॉट परस्यूट में लग गई। और ये हॉट परस्यूट तब तक चलता रहा जब तक कि इनकी सेनाएं लोंगेवाला से दूर खारोतार एक्सिस है वहाँ, और मसीत वारो ताल पार करके अपने देश में नहीं चली गई। इसमें उनको बड़ा नुकसान हुआ था, करीब 45 टैंकों का नुकसान था
और 200 आदमी मारे गए थे। तो ये एक अलग, इसकी अलग कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। क्या कारण था, बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए, कभी आप एनालाइज करेंगे इसको तो इसकी कहानी है। और ये कहानी एक ऐसी है कि जो 65 में जो वो हुआ था हमारा असल उत्तर असल सर? उत्तर असल उत्तर, उससे भी बड़ा कांड था ये। लेकिन चूंकि अहम नहीं था, वो अहम इसलिए था कि वो सेना अमृतसर की ओर बढ़ रही थी, यस सर। उसको रोक दिया गया। तो इसका उतना अहम नहीं था। इसका था जैसलमेर पर चढ़ना, और लोंगेवाला भी नहीं जीत सका ये, वहाँ भी इसकी हार हो गई। जानते हैं क्या है, आपको ये भी जानना पड़ेगा, कहीं देखेंगे कि लाहौर भी थ्रेटन था और सियालकोट भी थ्रेटन था। अच्छा। तो आप देखेंगे कि उसको मुकाने, वो जो 8 किलोमीटर अखनूर से पश्चिम में उसने जो रोका है 12 डिवीजन को, वो सियालकोट पर भी प्रेशर था। यस सर। इंडियाज फर्स्ट आर्मर्ड डिव। यस सर। yes. और इधर था थ्री जाट का, डोगराई में, बाटापुर पर। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि इंडियन आर्मी का कभी लाहौर पर कब्जा करने का उद्देश्य नहीं था, जो पाकिस्तानी इसको पूरा पब्लिसिटी दे रहे हैं। अच्छा, एक बात आप भूल गया मैं बताना आपको, पाकिस्तान 6 सितंबर राष्ट्रीय रक्षा दिवस मनाती है हर साल। क्यों? वही थ्री जाट के हमले का। वो कहती है कि थ्री जाट के हमले को हमने रोक दिया लाहौर पर। अच्छा, इसीलिए वो वापस चले गए। अब वो नहीं, उसका राष्ट्रीय दिवस है 6 सितंबर को, नेशनल डिफेंस डे है उनका। ये आप जरूर लाएं सर। Sure. ये वो उनको लगा कि हमने इंडियन आर्मी के हमले को रोक दिया। वो कहानी उन्होंने बताया होगा ना सर? कहीं बनाया होगा उन्होंने बताया। 22 सितंबर को उन्होंने नेशनल डिफेंस डे फेलियर नेशनल, हाँ वो उन्होंने ऐसा बताया नहीं, वो बता रहे हैं कि हमने रोका। सर। So, yes. जानते हैं एक वर्ड है इंग्लिश में, मावरिक। Maverick, If you yes. see the word, but don't use it in your text. But you could find a better word for him. But maverick will be a very harsh word. But he was a maverick, in the sense that the way I studied him, he was a maverick. You see, when I joined his battalion, Three Jat, he was company commander Nathula. Pakistanis had withdrawn from the Himalayan border. एक महीना पहले। चाइनीज सर। चाइनीज। यू सी, इसकी क्या आदत थी, मैं इसका कंपनी अफसर था, इसकी क्या आदत थी कि ये रात को हमको लेकर ये चुंबी वैली घुस जाता था। He used to cross the border and he used to tell us that, damn it, sitting in your bunkers will not help. You must go and find out what the enemy is doing. इस पर उसको सीओ के वार्निंग मिले। इसको कर्नल विल्क्स था, उसने बोला कि ब्लडी मैन, आई हर्ड दैट यू आर क्रॉसिंग द बॉर्डर, डोंट डू इट बिकॉज वी हैव गॉट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम टॉप not to interfere on the border now, because Chinese have just withdrawn. They have beaten us blue and black. So bola, then he told me that they are all buffoons, Hari, because they don't understand that sitting here is like ducks. I must know what is happening. Offensive tha. What I was trying to tell you, that he was offensive from the very beginning. So this offensive nature took shape in the battle, 65. एंड वो काफी आगे के भी सोच रहे थे। आगे के भी सोचते थे, नहीं उसको रहा नहीं जाता था। You see, now he was accused of excessive casualties. Now you see, now I do not know how you will analyze it, that in the national interest he took bold decisions. People were killed. People were killed. But I found that he had that एक उसमें inherent offensive nature था. I think that can help a country. ऐसी कोई बात नहीं है. Having a defensive nature doesn't always help.
नेवर हेल्प सर। हाँ, फौज में स्पेशली वॉर में तो इट विल नॉट हेल्प। उसको मैं बताऊं आपको, इसका था कि उसका खौफ इतना था उस इलाके में ड्यूरिंग दोज टाइम्स व्हेन वी वर इन डोगराई। सर आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ, सिंस अनदर एपिसोड विल स्टार्ट नाउ। यू सी, इन नवंबर हम लोग डोगराई में थे। सर देयर वाज अ सीज फायर वायलेशन। तो यूएन ने बोला कि इधर से पाकिस्तान से लेफ्टिनेंट कर्नल आ रहे हैं और आप भी अपने आदमी को भेजिए, हम लोग बात करेंगे सीज फायर वायलेशन डोगराई में। यू नो हु कम्स? CO 3rd Baluch. So we met on the Chogal Canal. He came with his 2 officers. And then he wrote, he had a conversation for 1 hour with Haid, which I have recorded. I remember. So you know what he told? What he said? You never went to Batapur. So Haid bola ki yaar, he was about 2 years senior to him. He was commissioned in second Rajput, 46. Haid was commissioned in 49. तो 3 साल उससे जूनियर था. He told him, and then he explained कि damn it, we were told only on 5th evening. Our fault is not my fault, it is fault of my command that I was told to go on 5th evening. Now this is very important because the Pakistanis never expected that India will cross the border. यस सर That you can bring out this point. They never expected that India will go on the offensive. उनको मारूंगा मैं, but वो हमको नहीं मारेंगे. So this thing, so when Haid told him, he said, Haid, you are not understanding one thing. मैं तुम्हारा भुर्ता बना देता अगर मुझे मौका मिलता, मुझे मौका ही नहीं मिला. He said, I had only 8 hours for preparing my defense. When you struck up on the 6th morning, I had come into that place only 5th night. So Haid ने पूछा उसको कि damn it, don't you go to your op area every year? कहते no, we never went. They were in a peace station. लाहौर में अपना परेड, पट्टी परेड जो करता है, नाइट परेड, मॉर्निंग परेड, वो सारा करता था. तो उसका वो है, कॉन्वर्सेशन है. इट वाज सच अ प्लेजर सर कनेक्टिंग विद यू और अंडरस्टैंडिंग द एंटायर. बचपन से सुनते हुए आए हैं सर बैटल ऑफ डोगराई, और आज किसी से मिल करके सर Thank you. जो वहाँ रहे हैं, आई कैन एक्सप्रेस हाउ आई एम फीलिंग सर. Very kind of you that you have got this trip, and I'm sure you're going to use it for the national interest. यस यस बिल्कुल सर. That is the point. मतलब शायद इससे और जो नई पीढ़ी है सर उनको भी पता लगेगा बैटल ऑफ डोगराई के बारे में, 3 जाट के बारे में सर, और इंडियन आर्मी का Thank you. है ही सर. Thank you very much. एंड अगेन सर एज यूजुअल जाट बलवान, जय भगवान. Jai Bhagwan. Thank you. Thank you very जय much. हिंद सर. जय सर. Jai.